अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाड़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एपीटॉकी। ठीक है, तो एपीटॉकी एक स्पेशल टाइप की रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिशन देखी जाती है कुछ मेरीन एनालिड्स के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल टाइप की रिप्रोडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है, रिप्रोडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देखते हो कुछ मेरीन एनालिड्स के अंदर। ठीक है, दिस रिप्रोडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन इज सीन इन सम मेरीन एनालिड्स। ठीक है, तो ये मेरीन एनालिड्स हमारे पास होते हैं पॉलीकेट्स। ठीक है ना, पॉलीकेट है। ठीक है, जो फाइलम एनालिडा की क्लास है। ठीक है ना, पॉलीकेटा। ठीक है, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है नरीज की। ठीक है, तो नरीज में ये कॉन्सेप्ट देखा जाता है एपीटॉकी का। ठीक है ना, तो एपीटॉकी बेसिकली है क्या? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, व्हाट इज एपीटॉकी, तो एपीटॉकी एक ऐसा प्रोसेस होता है जब नॉन रिप्रोडक्टिव वॉर्म, ठीक है, जब एक नॉन रिप्रोडक्टिव वॉर्म होता है जो कि फ्रीली खा पी रहा है, जो है समंदर की तह में जो है वो बैठा हुआ है, वहाँ पे बैठ के खा पी रहा है, किसी भी किस्म की रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, इसको कहेंगे हम नॉन रिप्रोडक्टिव वॉर्म। लेकिन वो खुद को जब ट्रांसफ़र कर दे सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोडक्टिव फार्म के अंदर, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन के दौरान, तो इस प्रोसेस को एपीटॉकी कहा जाता है। एपीटॉकी इज ए प्रोसेस इन विच नॉन रिप्रोडक्टिव वॉर्म ट्रांसफॉर्म इनटू ए सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोडक्टिव फार्म। इस फार्म को हम नाम देते हैं एपीटॉक का। ठीक है ना, तो ये जब ये सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोडक्टिव फार्म लाई जाती है, ये लाई जाती है कब? ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो आपने अभी इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक वॉर्म था नॉन रिप्रोडक्टिव, और जब वो नॉन रिप्रोडक्टिव था ना, तो इसको नाम दे दिया गया था एटॉक का। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि वो ब्रीडिंग सीजन के दौरान ये नॉन रिप्रोडक्टिव वॉर्म चेंज हो गया सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोडक्टिव वॉर्म के अंदर, तो इसको नाम दिया जब ये सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोडक्टिव वॉर्म में चेंज हुआ। ठीक है ना, इस सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोडक्टिव फॉर्म को कहा जाता है एपीटॉक, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एपीटॉकी। ठीक है, इस प्रोसेस को एपीटॉकी कहा जाता है। ठीक है ना, तो जो होता है ना बेसिकली एक एपीटॉक, ठीक है, तो जो एपीटॉक होगा इसके पास बॉडी होगी जो कि मॉडिफाई होगी। ठीक है ना, अब होता क्या है जब ये एपीटॉक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो एक एपीटॉक की थोड़ी डिटेल देखें। तो बेसिकली जो ये एपीटॉक है आपके पास, एपीटॉक के पास बॉडी मॉडिफाई हुई होती है दो रीजन्स में। देयर बॉडी आर मॉडिफाइड इनटू टू रीजन्स। ठीक है, क्लियर। तो अच्छा, ये रीजन किस तरह होंगे? देखो, इस तरह सेगमेंट्स बने होंगे बॉडी के, ऐसे सेगमेंट्स बने होंगे। तो कुछ होंगे आगे वाले क्या हैं? माउथ की तरफ एंटीरियर सेगमेंट्स। ठीक है, और ये पीछे कौन से हैं? पोस्टीरियर सेगमेंट्स। क्लियर। तो बेसिकली वो कहता क्या है कि जो ये एपीटॉक बन चुका है, इसके जो इंटीरियर सेगमेंट है ना, इसने बॉडी की नॉर्मल मेंटेनेंस फंक्शन को कैरी आउट करना है। दीज इंटीरियर सेगमेंट्स कैरी आउट दी बॉडीज नॉर्मल मेंटेनेंस फंक्शन। तो नॉर्मल जो फंक्शन कंट्रोल करने हैं वो इन इंटीरियर सेगमेंट्स ने, आगे वाले सेगमेंट्स ने, माउथ की तरफ जो सेगमेंट्स हैं उन्होंने कंट्रोल करने हैं। बल्कि लेकिन जो पोस्टीरियर सेगमेंट पीछे की तरफ है, उसकी एनस की तरफ है, तो उसने क्या करना है कि पोस्टीरियर सेगमेंट ने इंलार्ज होना है, साइज इसका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसने साइज में इस तरह बड़े हो जाना है। ठीक है, इसका साइज बढ़ जाएगा इन पोस्टीरियर सेगमेंट्स का, और जब इनका साइज बढ़ेगा इसका मतलब यहाँ पे कुछ फिलिंग होनी है, तो ऑब्वियसली इन पोस्टीरियर सेगमेंट ने साइज इंक्रीज करके यहाँ पे किसकी फिलिंग करनी है? गैमेट्स की। यहाँ पे गैमेट्स ने फिल हो जाना है पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो हमें पता है कि सेगमेंट्स आपस में किस तरह सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है ना, सेप्टा से ये सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अच्छा, अब होता क्या है कि ये सेगमेंट्स जो इंटीरियर सेगमेंट होंगे और
जो पोस्टीरियर सेगमेंट होंगे, इंटीरियर के पास बॉडी के नॉर्मल मेंटेनेंस फंक्शन होंगे, जिस तरह के जो है वो बॉडी के प्रोसेसेस होंगे, डाइजेशन होगी या एक्सक्रीशन होगी वेस्ट की, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा इंटीरियर सेगमेंट के पास है। और पोस्टीरियर के पास क्या होगा, इसके पास ये भी प्रोसेसेस होंगे, ठीक है ना, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा चीज़ होगी गैमेट्स, ठीक है, इसके पास गैमेट्स मौजूद होंगे। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि इन दोनों सेगमेंट्स को सेपरेट करवा दिया जाता है, ठीक है, और एक सेगमेंट जो होता है वो बॉटम में बैठ जाता है, तह में बैठ जाता है पानी में, ठीक है, तो ये नॉर्मल वाला सेगमेंट जो होगा ये पानी की तह में बैठ जाएगा, नीचे रहेगा, नीचे स्टे रहेगा, ठीक है। समझ लो कि इंटीरियर सेगमेंट आराम करने लग गया। लेकिन जो ये गैमेट वाला सेगमेंट है, ठीक है ना, तो इसने क्या करना है, इसने चले जाना है सरफेस के ऊपर, ठीक है, आउटर सरफेस पे। इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेनिंग सेगमेंट्स ने जो है वो पानी की आउटर सरफेस पे आ जाना है, ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे, इसको एपीटॉक का नाम दिया गया था इस पूरे को, ठीक है। एपीटॉक का एक हिस्सा जो था वो कट के पानी की तह में बैठ के, और एक हिस्सा जो है वो समंदर की जो समंदर या फिर जो भी पानी है उसकी सतह पे आ गया है, ठीक है ना। क्लियर। तो इसको अच्छा, दो ये जब दोनों ये पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है ना, जब ये एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं ना, तो रिप्रोडक्टिव वाले को एपीटॉक कह देते हैं और इस वाले को क्या कहते हैं, एटॉक कहते हैं, क्योंकि अब इसके पास नो मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। क्लियर, लगी समझ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको कंटिन्यू रखते हैं। बेसिकली इसकी टाइप्स अगर हम देखें ना एपीटॉकी की, तो दो टाइप्स होती हैं। एक है शीजोगैमस एपीटॉकी, शीजोगैमस एपीटॉकी, ठीक है। और दूसरी टाइप है इसकी एपीगैमस एपीटॉकी, एपीगैमस एपीटॉकी, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना शीजोगैमस एपीटॉकी की, तो एपीटॉक सेपरेट होते हैं इस केस में एटॉक से, ठीक है ना, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। वही जो बात मैंने आपको बताई थी कि एक एपीटॉक हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसको एपीटॉक कह दिया जाएगा, और नॉन रिप्रोडक्टिव को एटॉक कह दिया जाएगा, जिसके जो इसने बॉटम में बैठ जाना है, ठीक है, समंदर की तह में बैठ जाना है, इसने जो है वो सरफेस पे आ जाना है, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस को हम शीजोगैमस एपीटॉकी कहते हैं। ये तो मैंने आपको अभी भी डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है किनमें ये देखे जाते हैं, एग्जाम्पल वो इनकी देखता है बेस्ट, साइलिस, ठीक है। अच्छा, फिर है एपीगैमस एपीटॉकी, ठीक है। तो इस एपीगैमस एपीटॉकी के केस में क्या होता है, इंटायर जो वॉर्म होता है ना, पूरा जो वॉर्म होगा ना, एनालिड, जो पूरा एनालिड ही चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एपीटॉक के अंदर। एपीटॉक मतलब कि पूरा एनालिड ही रिप्रोडक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हो जाता है, पूरे एनालिड के सारे सेगमेंट के अंदर ही गैमेट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम एपीगैमस एपीटॉकी कहते हैं। तो क्लियर। अच्छा, तो इसकी भी समझ लग गई है आपको, ठीक है। ये नरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो एक पॉलीकीट है, कौन सा है ये, यूनिस विरिडस, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कोरल रीफ के ऊपर अडल्ट जो होगा वॉर्म, ये कोरल रीफ पे रहता है या फिर सी बॉटम में ये प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन दी कोरल रीफ और सी बॉटम। किस तरह, ये सैंड में होल बनाता है, सैंड के अंदर सुराख करके समंदर की तह में रहता है। तो होता क्या है कि इनका रिप्रोडक्टिव सीजन आता है इस वॉर्म का, देयर रिप्रोडक्टिव सीजन कम इन नवंबर। तो नवंबर में जब इसका रिप्रोडक्टिव सीजन आता है, तो पहले वीक में जब फुल मून जो वो हो जाता है, पूरा चांद मुकम्मल होने के बाद, ठीक है ना, फुल मून के बाद इस पीरियड में ये वॉर्म पानी से बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है ना, और इनके दोनों सेगमेंट अलहदा हो जाते हैं। जो एक सेगमेंट होगा जिसको हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव सेगमेंट एपीटॉक, ये आ जाएगा समंदर की सरफेस के ऊपर, जो होगा एटॉक, ये नीचे फिर बॉटम में बैठ जाएगा, ठीक है ना। दोनों ये वॉर्म
सरफेस के ऊपर आया जब फुल मून कंप्लीट हुआ, नवंबर के फर्स्ट वीक में फुल मून कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मून जब कंप्लीट होता है ना, फुल होता है, ठीक है ना, चांद जब कंप्लीट होता है, तो क्या होता है कि ये वॉर्म सरफेस पे आता है। इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेनिंग सेगमेंट, जिसको हम एपिटोक कह रहे हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं। और एटोक जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी मेंटेनेंस के लिए, फंक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर होता है इसका सेगमेंट, वो समंदर की तह में बैठ जाता है, ठीक है, क्लियर। तो अब होता क्या है कि दोनों सेगमेंट पहले आपस से सेपरेट हुए हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ये डिफरेंट लहरों में चले गए हैं, एक सरफेस पे आ गया, एक सैंड पे चला गया है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा इन एपिटॉक का, ठीक है ना। जब इस एपिटॉक के क्राउड को, ठीक है ना, इन एपिटॉक के क्राउड को नाम दिया जाता है स्वार्मिंग, ठीक है, इसको स्वार्मिंग का नाम दिया जाता है। तो रिप्रोडक्टिव स्वार्मिंग यहाँ पे होती है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए एक काफ़ी ज़्यादा क्राउड यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे किए गए हैं एपिटॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एपिटॉक इस स्वार्मिंग में कितने होंगे, मिलियंस की तादाद में होंगे, ठीक है ना, मिलियंस की तादाद में ये एपिटॉक यहाँ पे जमा होंगे, ठीक है, और ये सरफेस के ऊपर रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जब सारे इकट्ठे होते हैं सरफेस पे, तो इस तरह लगता होता है यहाँ पे क्या है, एक वर्मी सिलाए सूप। तो वर्मी सिलाए सूप यानी कि दूध वाली समियाँ जो होती हैं ना, उस तरह के ये नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है ना। इतने ज़्यादा सरफेस के ऊपर ये इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब सी सिचुएशन इस तरह होती है, जिस तरह वॉर्म्स इस तरह बिलियंस की तादाद में सरफेस के ऊपर तैर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह के कुछ दूध वाली समियाँ के अंदर समियाँ जो होती हैं ना, वो आपको नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये सारे वॉर्म्स जो होते हैं ना, सेम टाइम में ही, तो ये सारे वॉर्म्स होंगे सेम टाइम में, ये मिलियंस ऑफ वॉर्म क्या करेंगे, अपने गैमेट रिलीज करवा देंगे, ठीक है। और जैसे ही गैमेट रिलीज करवाएंगे तो हमें पता है कि वहाँ पे क्या होगा, एग और स्पर्म्स रिलीज होंगे तो फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। तो गैमेट रिलीज होने के बाद कोई भी किसी की बॉडी में गैमेट ट्रांसफर नहीं कर रहा, कोई भी स्पर्म नहीं ट्रांसफर कर रहा। स्पर्म और एग जो है वो पानी में ही है, पानी में जब स्पर्म होगा और एग होगा तो ऑफकोर्स इनकी मेटिंग होगी, मेटिंग होगी तो क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। अब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो रही है तो फर्टिलाइजेशन क्या होगी, एक्सटर्नल होगी, मतलब कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो जो अडल्ट के अंदर ये चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और नया जो है वो आपके पास वॉर्म बन जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस एडवांटेज क्या है इन एपिटॉकी के प्रोसेस के पॉलीकेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें एडवांटेज की, एडवांटेज सबसे ज़्यादा क्या है कि जो एटॉक होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, कि सेफ रहता है बॉटम में, क्योंकि वो ज़मीन की जो समंदर की तह में रहेगा, सेफ रहेगा। इन केस क्या होगा कि एपिटॉक्स के ऊपर कोई प्रीडेटर अटैक कर भी देता है उस सीज़न में, उनको नुकसान पहुंचा देता है, तो इनकी पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, पूरी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगी, एटॉक सेफ रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सीज़न में फिर दोबारा एटॉक एपिटॉक्स के अंदर चेंज हो जाएंगे और प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, इनकी पॉपुलेशन ख़त्म नहीं होगी सारी, ठीक है, ये सेफ रहता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, के लिए ये ज़रूरी है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है कि एट ए टाइम बहुत ज़्यादा गैमेट को रिलीज़ किया जाए। तो जिसके लिए जब एपिटॉकी के प्रोसेस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में मिलियंस की तादाद में ये सतह पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, एक ही टाइम में एक्टिव होते हैं, एक ही टाइम में एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और क्या होता है कि स्वार्मिंग की वजह से ये सारे एक ही प्लेस पे होते हैं, तो चांसेस जो होते हैं ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन के, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनिज्म एक तो एक ही जगह पे आए, एक ही टाइम पे आए, एक ही उनका सीजन और रिप्रोडक्टिव, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और तो इनकी सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है थर्ड एडवांटेज की। वो कहता है कि स्वार्मिंग दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी जो है वो बेनिफिट कर रही है, ठीक है ना। स्वार्मिंग बेनिफिट अदर ऑर्गेनिज्म, किस तरह,
तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रही है, दूसरे प्रीडेटर्स को, मतलब दूसरे एनिमल्स भी इसके ऊपर ज़िंदा रह सकते हैं, इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये मिलियंस की तादाद में रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो इनकी पॉपुलेशन और नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो सेफ ही रहती है। अब मिलियंस की तादाद में मौजूद होंगे तो गैमेट रिलीज़ करेंगे, गैमेट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, और प्रीडेटर को ये फ़ायदा होगा, इतनी ज़्यादा अमाउंट में इसको खाना मिल जाएगा खाने को, ठीक है। तो ये प्रीडेटर के लिए भी काफ़ी एडवांटेज वाला काम साबित होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये होप्स हो कि आपको एपी टॉपिक की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।